हेलो एवरीवन। आज के एडिशन में विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत ही संक्षेप में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन of linear momentum states that if no external force acts on a system, then the net linear momentum of the system is conserved। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रादर इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब ये जो dp/dt वाला टर्म है ये भी ज़ीरो हो जाएगा। एंड क्लियरली इसका मतलब ये होगा कि जो मोमेंटम है सिस्टम का दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अब ये सिस्टम की मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम में एक ही पार्टिकल होगा, सिस्टम में एक या एक से अधिक पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो सभी पार्टिकल के मोमेंटम का वेक्टर सम जो इनिशियली होगा वही फाइनली होगा, यानी m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, और अगर और भी पार्टिकल्स हैं तो उनका भी ले लीजिए नाम, इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन। तो ज़्यादातर आपने बुक्स में यही फॉर्मूला देखा होगा इन सपोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑब्वियसली दिस इज़ द फॉर्मूला, बट कुछ एक्सटेंशन इसको करते हैं जिससे हम जान सकें कि जहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल है वहाँ पे हमारे पास और कौन कौन से रिजल्ट्स हैं यूज़ करने के लिए। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सारा कुछ तब हो रहा है जब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ज़ीरो है, ठीक है। तो हम वहीं से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। और ये संदर्भ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखें। देखिए, सबसे पहला जो आप टूल यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि भाई आपका एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ज़ीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स, मेरा कहने का तात्पर्य है नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे जो फोर्स लग रहा है उनका वेक्टर सम, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल हैं, 1 है, 2 है, 3 है, उनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा? फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे आपके पास एक टूल बनता है कि अलग अलग पार्टिकल का मास इनटू एक्सेलरेशन का जो समेशन होगा, उसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये आप पहला रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, वेर m1 m2 m3 आर द मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड a1 a2 a3 a4 आर द acceleration of individual particles.
देखिए सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ही नहीं कि पार्टिकल्स एक्सेलरेट नहीं करेंगे। सिस्टम का एक्सेलरेट नहीं करने का मतलब उसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा, विच गिव्स अस आर सेकेंड टूल दैट इन दैट केस द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो रिजल्ट्स देखिए यहाँ मिल गया, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 0 हो गई और ऑब्वियसली m1a1 प्लस m2a2 एंड सो ऑन, ये पूरा का पूरा रिजल्ट 0 हो गया। तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पे, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड है। ठीक है, तो सिस्टम का मोमेंटम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मोमेंटम का मतलब होता है पूरे सिस्टम का मास यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये पूरा का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा, आई एम सॉरी ये 0 नहीं होगा, आई एम सॉरी, दिस विल बी कांस्टेंट। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है आपका, ये कांस्टेंट होगा। अब अगर ये कांस्टेंट है तो इसका क्लियरली मतलब है कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब जो भी वेलोसिटी था पहले, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल जो होगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो फाइनल होगा, v और u दोनों इक्वल होंगे। तो ये है हमारा अगला रिजल्ट जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ? सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होने का ये मतलब हुआ कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का और जो फाइनल मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो दोनों इक्वल होंगे। जिसका मतलब ये है कि आप लिख सकते हो m1u1 वेक्टर जो आपने पहले भी लिखा था प्लस m2v2 प्लस m2u2 वेक्टर डॉट 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 इज इक्वल टू m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर एंड सो ऑन। तो ये एक और रिज़ल्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। यही रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा बल्कि यूज़ होता है। अब देखिए ये तो हो गई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगा, नहीं लगेगा तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक कंडीशन को और हम सुपर इम्पोज कर देते हैं और तब देखते हैं हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो अब जो मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूँ वो ये लिख रहा हूँ कि इफ़ external force acting on the system is 0 and along with that initial momentum of system P initial is also equal to 0। अच्छे सुनिएगा, P इनिशियल 0 यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है। अगर ये भी साथ में ले लिया जाए या ये भी प्रॉब्लम में साथ में दिया हुआ हो, ठीक है, याद रखिए इनिशियल मोमेंटम 0 होने का मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि सारे के सारे पार्टिकल रेस्ट में हैं। देखिए ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि एक पार्टिकल हो m, उसकी वेलोसिटी हो u राइट की तरफ और दूसरा पार्टिकल हो m और उसकी वेलोसिटी u हो लेफ़्ट की तरफ। तो इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम 0 आ जाएगा। इसको भी आप नेट मोमेंटम 0 कह सकते हैं जबकि दोनों पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 होना चाहिए। इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम 0 है या नहीं है वो हम नहीं जानते। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होने के साथ साथ ये कंडीशन भी इसमें अप्लाई कर दी जाए या प्रॉब्लम में गिवन हो कि हाँ इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो हमारे रिजल्ट्स कुछ और भी इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। ठीक है, देन वी कैन यूज़ ऑल इक्वेशंस 1 से लेकर 4 तक जो भी हमने लिखा है वो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अब देखिए वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए अगर सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? 0 होगा।
बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ज़ीरो होने का मतलब m1v1 किसी भी समय प्लस m2v2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये पूरा का पूरा जो टर्म होगा ये ज़ीरो होगा। तो आप एक तो ये यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ व्हाट यू कैन से। फिर अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जिसको मैं डेल्टा आर से दिखलाता हूँ, मैं आर से पोजीशन वेक्टर को दिखलाता हूँ, डेल्टा आर से मैं डिस्प्लेसमेंट को दिखलाता हूँ। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ज़ीरो होगा। तो इससे आप लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा m1 इंटू डेल्टा r1, ठीक है। वैसे आप जो ऊपर वाला इक्वेशन है m1v1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा r1 बाई डेल्टा टी प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 बाई डेल्टा टी। याद रखें डेल्टा r माने डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। और डेल्टा टी कॉमन लेके हटा दीजिए तो आपके पास एक्सप्रेशन ये बचता है। तो भाई ऐसा है कि आप ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ और भी इक्वेशन देखिए आपके सामने आ गया। ये दो इक्वेशंस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दो कंडीशंस को इस्तेमाल करने के लिए, इक्वेशंस को इस्तेमाल करने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक तो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो सिस्टम पे, और दूसरा सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम हो वो भी ज़ीरो हो। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसको वाइंड ऑफ करने से पहले, पहली बात, ये जितने भी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए इक्वेशंस डेराइव किए हैं, इनको यूज़ करने से पहले एक बात को अच्छे से याद रख लीजिएगा। ऑल अबव इक्वेशंस कैन बी यूज्ड एज स्केलर इक्वेशंस along x y z axis if conditions are fulfilled। कहने का मतलब ये है, अगर प्रॉब्लम के अंदर आपको केवल x एक्सिस पे एनालिसिस करनी हो और आपको दिख रहा हो कि यार एक्सटर्नल फोर्स x के डायरेक्शन में ज़ीरो है, देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अलोंग x डायरेक्शन, चाहे y और z में लग रहा हो, तो आप केवल x के डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं m1u1x प्लस m2u2x इक्वल्स टू m1v1x प्लस m2v2x। और भी सारी इक्वेशंस आप लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में केवल x के अलोंग। लेकिन उसके लिए ध्यान रहे, आपको ये आश्वस्त होना पड़ेगा कि x के डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, चाहे y और z में लग रहा हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि all displacements डिस्प्लेसमेंट माने डेल्टा आर, वेलोसिटीज माने मतलब वी, एक्सेलरेशंस यानी ए, must be with respect to frame in which F external is equal to 0।
ऑन द सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? ये सारी वेलोसिटीज़, ये सारी एक्सेलरेशन, ये सारी डिस्प्लेसमेंट जो कि आप इन इक्वेशंस में यूज़ करेंगे, वो उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपको एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो दिख रहा है। कटिंग इट शॉर्ट एंड मेकिंग इट सिंपल, अगर आप ग्राउंड के रेफरेंस में खड़े हैं और आपको एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो दिख रहा है, तो ये सारी वेलोसिटीज़, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी ना लिख दें आप, ठीक है। सो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो दिख रहा है जिस किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो आप उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। करेक्ट? आप किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में नहीं निकालेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि इफ़ एक्सटर्नल फोर्स seen is zero with respect to ground, then all velocities, displacements and accelerations must be with respect to ground only. तो ये देखिए, आज के लेक्चर को मैं यहाँ वाइंड ऑफ करता हूँ, जिसमें मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सिनॉप्सिस आपको दी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रहते आप कौन कौन से इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। अब इनको कैसे यूज़ करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इस पे हम आधारित करेंगे, बट उसके लिए आप पहले इसको पढ़ के आएँ। और अभी मैं इस क्लास में इसके एग्जाम्पल्स नहीं ले रहा हूँ, अगले लेक्चर में मैं इसके एग्जाम्पल्स लूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को किस तरह से क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई किया जाता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस थ्योरी को एक बार अच्छे से आप पढ़ के समझ के आएँ, फिर हम अगली क्लास में इस पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।